चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस टॉपिक पर जाने से पहले हम एक टर्म पहले सीख लें, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन मैं नोट कर दूं, द ब्रांच ऑफ physics which deals with the study of phenomena related with electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो भी फिनोमिना होता है उनका स्टडी फिजिक्स के जिस ब्रांच में होता है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सिंपल वे में बोलें तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बस इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड फिनोमिना का स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच पर अगर मैं बात करूं तो इसके दो ब्रांच हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसी का एक नाम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये भी बोला जाता है। हम बता दें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड फिनोमिना का स्टडी होता है। कब? जब चार्जेस रेस्ट पर हो। तो मैं नोट कर दूं, इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना related with electric charges at rest। रेस्ट पर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उससे रिलेटेड फिनोमिना का स्टडी कहाँ होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेकेंड ब्रांच करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका एक और नाम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस पर अगर हम बात करें तो फिर से सेम मैनर में हम जाएं, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द study of phenomena related with electric charges in motion। दोनों बातें अच्छे से क्लियर होगा आपको। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड फिनोमिना का स्टडी इलेक्ट्रिसिटी है। दो ब्रांचेस, अगर चार्जेस रेस्ट पर है तो रिलेटेड फिनोमिना का स्टडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। चार्जेस मोशन में है तो रिलेटेड फिनोमिना का स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। फिर बात करें आगे, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान देना, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में म्यूचुअल फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन
एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिट हो जाता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिट होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज बनता है। तो ये चार्ज का डेवलपमेंट कब हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक चार्जेस arises because of mutual friction between two objects. That's why electrostatics is called as frictional electricity। तो मेरे ख्याल से यहां तक के सारे टॉपिक आप सबको क्लियर होंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत आसान सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक चार्ज is a physical quantity which arises or which produces electric field around it। Repeat, इलेक्ट्रिक चार्ज वो फिजिकल क्वांटिटी है जो आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। नोट कर दें, इट इज अ physical quantity which produces electric field around it। बहुत आसान सा बात है। एक सिंपल वे में मैं अगर डेफिनेशन करूं, अगर आपको बोला जाए कि मास को डिफाइन करो, तो सिंपल सा डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट, दैट इज कॉल्ड मास। मास क्या होगा? जो अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। बिल्कुल वैसा ही यहां पर मैंने बोला, जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पर अगर हम बात करें तो फिर से इसके टाइप्स पर बात करें तो ध्यान देना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये दो तरह से। तो ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो ये कब बनता है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तब बनता है। ये बातें आपको मालूम है, 9-10 से आप पढ़ते हो एटम के बारे में। तो ध्यान देना, फॉर्म्ड आफ्टर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो निश्चित रूप से उसने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज कभी बना तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के कारण से उसका मास डिक्रीज हुआ होगा। तो ध्यान देना, इस केस में क्या होता है? मास डिक्रीज हुआ रहता है। मास डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज पर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म्ड आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब नेगेटिव चार्ज बनेगा, आपको मालूम है ये बातें। और यहां पर क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास उसने गेन किया, इसका मतलब उसका मास क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में मास इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस। और फिर से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों टर्म पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसको दिया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। रिपीट करें, चार्ज जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दो टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव। द टर्म इज कॉइन्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीज से बनेगा, मास डिक्रीज होगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन से बनेगा, मास इंक्रीज होगा। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा,
शुरू में एग्जाम्पल कि किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव चार्ज है, तो शुरू में तो एटम वेटम का डिस्कवरी हुआ नहीं रहा होगा, तो उस केस में क्या कॉन्सेप्ट बना, तो मैं एग्जाम्पल पर आ जाऊं। ध्यान दीजिएगा, मैं इधर लिख रहा हूं पॉजिटिव चार्ज वाला लिस्ट और इधर लिख रहा हूं नेगेटिव चार्ज। ये तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल पर आऊं। ध्यान दीजिएगा, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज बना और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज बना। मतलब निश्चित रूप से क्या हुआ होगा, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन इधर इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। चलिए ऐसा ही सेकंड एक और एग्जांपल देख लें। ध्यान दीजिएगा, सेकंड एग्जांपल, इसमें वूलन क्लॉथ और फर, इससे मैंने रब किया एबोनाइट रॉड और रबर और अंबर रॉड। ये अगर मैंने इन क्लॉथ से इनमें से किसी को रब किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज बन के आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, आप समझिए, पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से इस तरफ से इस तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और गेन किया तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कैरेक्टरिस्टिक पर आ जाएं। चलिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट म्यूचुअल फोर्स पर बात करें। म्यूचुअल इंटरेक्शन, आपको मालूम है ये म्यूचुअल इंटरेक्शन वाली जो बातें हैं ये आपको मालूम है। चलिए ध्यान से समझिएगा क्या होता है। इसमें होता है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स टुगेदर। ये जैसे हम समझ लें, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्जेस, तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ध्यान रखिएगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी है वो उस लाइन पर होगा जो इनको जोड़ रहा है। तो जब रिपल्शन होगा तो इसी लाइन में इस तरफ ये रिपेल होगा और ये इसी लाइन में इस तरफ रिपेल होगा। यहां पर कौन सा फोर्स लगा, दैट फोर्स इज रिपल्शन, लाइक चार्जेस। नेक्स्ट, ये माइनस और ये माइनस। मुझे मालूम है कुछ तुक्का मारने वाले बच्चे बोलेंगे अब अनलाइक चार्जेस हैं, लेकिन अनलाइक चार्जेस नहीं है, अभी भी लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस हैं, तो अभी भी रिपल्शन होगा। तो ये जिस लाइन में आपस में जुड़ रहा हूं उसी में एक दूसरे से दूर जाएंगे और यहां पर भी कौन सा फोर्स आया, ये भी होगा रिपल्शन। अगला देखें, प्लस और माइनस, अनलाइक चार्जेस, अलग अलग चार्जेस हैं। तो अब इस लाइन में अपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, ये इस तरह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये रिपीट, सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा और डिसिमिलर चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्शन होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड पे आए, सेकंड ये है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम is algebraic
sum of all individual इलेक्ट्रिक चार्जेस। समझ में आ रहा होगा क्या लिखा गया है। किसी सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो जितना चार्ज उसके पास है, अलग अलग चार्जेस, उन सब का अलजेब्रिक सम। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, ये सिस्टम है, मैंने माना इसके पास Q1 चार्ज है, मैंने माना इसके पास -Q2 चार्ज है, मैंने माना इसके पास -Q3 चार्ज है। तो इसके पास में टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज, इन सारे चार्जेस इंडिविजुअल चार्जेस का अलजेब्रिक सम। तो कितना बन जाएगा, Q1 -Q2 -Q3, ये इस तरह से टोटल चार्ज बन के आएगा। नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, आपको मालूम है अच्छे से क्या होता है। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिकली isolated system remain constant। ये कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो हम बात करें किसी आइसोलेटेड सिस्टम, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब बाहर से ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना देगा। अगर ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल चार्ज टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है। वही बात बोला गया है। तो मैं फिर से बात करूं, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब Q इनिशियली इक्वल्स टू Q फाइनली, ये सम है, समीशन टोटल चार्ज इक्वल होगा, लेकिन कौन से सिस्टम के लिए, फॉर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं। फोर्थ है ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्वांटाइजेशन पे आते हैं। तो इस टॉपिक पर जाने से पहले सबसे पहले मैं ये डिस्कशन करूंगा कि आप ये देखिए चार्ज अराइज कैसे होता है। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तभी उस पर चार्ज अपीयर होगा। वो नेचर की बात बाद में करेंगे कि पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करने पर होगा। तो चलिए सिंपल सी बात करें, क्वांटाइजेशन। एक ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ तो 1 E के बराबर, 2 का हुआ तो 2 के बराबर, 3 का हुआ तो 3 का बराबर। सिंपल सी बात है, 1.5 द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब ये हुआ किसी ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज कितना होगा, इतना। किसी ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज कितना होगा, द होल नंबर मल्टीपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसके बराबर। तो वही लिख दूं मैं, द टोटल इलेक्ट्रिक charge of a system or an object is integral multiple of the
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसके बराबर, मतलब क्या हुआ, Q टोटल किसी ऑब्जेक्ट पर कितना हो सकता है, ये हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो आपको मालूम होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसका होल नंबर मल्टीपल होगा। अब n का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा, ध्यान रखिएगा 1.5 2.5 इस तरह से बात नहीं होगी वहां पर। अब प्लस और माइनस वो तो नेचर है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा तो प्लस होगा, गेन किया होगा तो माइनस होगा, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। चलिए नोट करिए। चलिए अब बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर। बहुत आसान सा टॉपिक, आपको मालूम है। सबसे पहले हम बात करें एसआई सिस्टम पर, तो ध्यान दीजिएगा एसआई सिस्टम पर यूनिट होता है कूलॉम। साइंटिस्ट के नाम पर है तो कैपिटल C, अगर पूरा लिखना है तो आप लिखेंगे कूलॉम। ये सीजीएस सिस्टम पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो होते हैं, एक होता है ESU जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं स्टैट कूलॉम। मैं बात करूंगा ये कब यूज करते हैं। एक और होता है जिसको बोलते हैं EMU, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, और इसको बोला जाता है एक और नाम एब कूलॉम, ये बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा सिंपल सी बात है, एसआई सिस्टम में कूलॉम, कोई कंफ्यूजन नहीं। सीजीएस सिस्टम में दो यूनिट है, कंफ्यूज ये करेगा हमको, तो इसको क्लियर कर लें। ध्यान दीजिएगा स्टैटिक, जब चार्ज रेस्ट पर होगा और उससे रिलेटेड हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्कशन कर रहे हैं, तब सीजीएस सिस्टम में हम चार्ज का यूनिट क्या लेंगे, ESU स्टैट कूलॉम। मैग्नेटिक, आपको मालूम है चार्ज अगर मूव करे तो करंट बनाता है, और करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान देना अगर चार्ज मोशन पे है तो उस केस में चार्ज के डिस्कशन में जो सीजीएस यूनिट लेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और एब कूलॉम। फिर से रिपीट कर दूं मैं, स्टैट बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट इनका आपस का रिलेशन देख लें। तो 1 कूलॉम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU इक्वल्स टू 1/10 EMU, ये इनके बीच का कन्वर्जन फैक्टर होगा। ये अब ध्यान रखिएगा ये SI सिस्टम है और ये दोनों CGS सिस्टम बन के आ रहे हैं, तो इनमें कभी भी एक से दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पढ़ाने की जरूरत मुझे नहीं है, बट आपको खुद में सोचना है कि ध्यान दीजिएगा SI सिस्टम और CGS सिस्टम पे। मुझे एक चीज बताइए, किलोग्राम और ग्राम, किलोग्राम बड़ा है SI सिस्टम, मीटर सेंटीमीटर, मीटर बड़ा है SI सिस्टम, कूलॉम EMU, कूलॉम SI सिस्टम है बट कूलॉम छोटा है, EMU बड़ा है। आप देख लो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन होगा 10 कूलॉम विल बी इक्वल टू 1 EMU। इसका मतलब क्या हुआ, सीजीएस सिस्टम बड़ा यूनिट बन के आ रहा है। तो इस बात को आपको लॉजिक लगाना, समझ के रखना है। चलिए नोट करिए। मैं डायमेंशनल फार्मूला भी बात कर लूं, डायमेंशनल फार्मूला ध्यान से समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। चार्ज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी तो इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट से बन के आता है। और ध्यान रखिएगा A फॉर एम्पियर एंड T फॉर टाइम, ये इसका डायमेंशन बन के आता है। ये भी कहाँ से आया, मैं थोड़ा सा लिख दूं आपको, ये देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट जो कि आप 10th में पढ़े हो इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम।
तो चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, ये यहाँ से बन करके आया है। तो इसका डायमेंशन A, इसका डायमेंशन T, ये डायमेंशन बन के आ गया है, नोट कर लीजिए।